So let us start with Ohm's law. Now let us go and see what relation do Ohm's law gives. So Ohm's law gives relationship between two things, that is, one is current and the other is potential difference. Now both the things has been introduced to you all in the previous lectures. So it is giving relationship between two things, that is current and potential difference. Okay. Now what was the statement of Ohm's law? So Ohm's said कि if the temperature of the conductor is constant, जो भी कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो होने वाला है या जिसके अराउंड जिसके एंड पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं, अगर हमने उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर will be directly proportional to the potential difference applied at the end of the conductor. बराबर, ये कोई बहुत अलग स्टेटमेंट नहीं था, ये बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है. अगर हम दो कंडक्टर ले ले, बराबर, दो कंडक्टर सिमिलर कंडक्टर ले ले, सिमिलर, एवरीथिंग इज सिमिलर इन दैट, उसके टेम्परेचर, उसके लेंथ, उसका मोटापा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये सब सेम है और एक वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आपके हिसाब से ज़्यादा करंट किस में जाएगा? मतलब अगर ए में सेल है और बी में बैटरी है तो ए और बी ये दोनों कंडक्टर में से ज़्यादा करंट कौन से कंडक्टर में फ्लो होगा? बी में, ऑब्वियसली. क्यों? हाँ, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है. समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इसी बात को उन्होंने एक स्टेटमेंट में दे दिया कि भाई अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कंडक्टर का, अगर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो जो भी करंट फ्लो होगा कंडक्टर में वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. तो दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड. क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से हम इसे फिजिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिकली डिराइव करना ही पड़ेगा. तो हम मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है ये ए बी है, इस ए बी के एंड में हमने एक सेल लगा दिया है. सो गाइज, इफ आई इज द करंट, अगर हमने यहां पर बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, उस सेल की वजह से वायर में करंट बहेगा. वो करंट मान लेते आई है, बराबर है, और वी कौन है अपना? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल, तो अगर आई करंट है और वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ओम्स लॉ के हिसाब से, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, जो आई होगा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? वी पर. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इसे हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं और इस्तेमाल हम ऐसे ही करेंगे. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है. अब जब प्रोपोर्शनलिटी होता है तो इक्वालिटी जब आता है तो एक कांस्टेंट आता है. ये तो हमने बहुत बार किया है. जब प्रोपोर्शनलिटी हो और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है. तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर. तो I वॉज ऑलरेडी देयर, R आया एक नया टर्म, तो ये R कौन होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो जहाँ पर V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I करंट होता है और R होता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो R हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आई बात समझ में? सॉरी, दूसरा नाम नहीं, उसका पहले ही नाम है. ओके. कुछ और नोट कर ले हम लोग कि द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट जो आर है, रेजिस्टेंस है, उसका जो वैल्यू है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है. जैसे एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर. दूसरा जो कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ. तीसरा जो कंडक्टर का मोटापा है, क्रॉस सेक्शन, बराबर है, थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा. और चौथा उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा. अगर सिल्वर का मटेरियल हुआ, अगर कॉपर का मटेरियल हुआ, तो आपने इन चारों कांस्टेंट में से किसी को भी चेंज किया तो करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो वैलिड नहीं रहेगा. इन चारों केस में से किसी भी एक केस को हमने चेंज किया तो, मान लो एक सिल्वर का वायर लिया और एक एल्यूमिनियम का वायर लिया, बाकी सबको सेम रखा, तो भी V और I में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो चेंज हो जाएगा. तो when all these things are constant, then Ohm's law is valid. जब अगर चारों चीजें कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा. इज दैट क्लियर? तो भाई आ जाते हैं यहां पर. तो V इज इक्वल टू अय्यर. कैसे याद रखेंगे? V इक्वल्स टू अय्यर. V इक्वल्स टू अय्यर इज मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ ओम्स लॉ. इसका काफी सिग्निफिकेंस है.
इस चीज़ का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो करंट है, करंट की ताकत जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V को, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल। आपने पोटेंशियल डिफरेंस आधा कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, आधा। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। अगर आपने रेजिस्टेंस को हाफ किया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। बराबर है, रेजिस्टेंस को हाफ किया तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो 2 जो नीचे हाफ है वो ऊपर चले जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस को हाफ डबल किया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। इनवर्स रिलेशन है भाई, ये जैसे बढ़ेगा उसका उल्टा वो बढ़ेगा या घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और जितना गुना ये घटेगा उतना गुना ये बढ़ेगा, जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये घटेगा। आई बात समझ में? तो याद रहे, अगर इसको हमने 4 टाइम्स किया, 4 टाइम्स बढ़ाया तो ये कितने टाइम्स घट जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा भाई। जितना गुना इसमें चेंजेस आएंगे उतने गुना इसमें ऑपोजिट चेंज आएगा। अगर इसको आपने 8 गुना कम किया तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? यह है इनवर्स रिलेशन का सिग्निफिकेंस। दूसरा, तो हमको ये तो मालूम पड़ गया ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज डिपेंडिंग अपॉन 2 थिंग्स, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बराबर? तो ये था आपके लिए ओम्स लॉ।